आप है मैम ये? हाँ वही है। ठीक है कौन सा? ठीक है ठीक है, यही है। ओके मैम। तो कितने, मैम 5? प्रेजेंटेशन करने के बाद आप शुरू करूं मैं? यस मैम प्रेजेंटेशन। जी। वो नहीं लोगों से मीटिंग एक्टिविटी यू आर नॉट अलाउड, हमको बोलना पड़ेगा, फोन करके बोलो क्या? उनको। शेयरिंग राइट नहीं दिया ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं। अभी ट्राई करना सर। आप शेयरिंग राइट, हाँ अभी आया। यस सर। शुरू करूं मैं? यस मैम। चलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं जबलपुर से। आज मैं आपके साथ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में चर्चा करूंगी। आवाज मैंने ठीक है? आवाज सुनाई यस दे सर, रही है यस आपको? सर, यस सर। स्ट्रेंथ 5 एंड स्लाइड इज आल्सो विजिबल मैम। जी। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस के बारे में बात करनी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस जो है वो गर्भावस्था के दौरान ही शुरू होती है, यानी एंटीनेटल पीरियड में। जब एक महिला गर्भवती होती है तो वह अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाती है तो उसके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि उसके ब्रेस्ट में निप्पल में कोई दिक्कत तो नहीं, स्पेशली इन्वर्टेड निप्पल। इसकी जानकारी यदि महिला को गर्भावस्था के दौरान हो जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वह डिलीवरी के समय और उसके बाद होता है। और अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब ये है कि डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेटिव डिलीवरी, बच्चे को फीड के बारे में यदि उसे गर्भावस्था के दौरान ही पता रहेगा कि 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का ही दूध देना है, तो ये जानकारी उसे बच्चे को पहला फीड देने में बहुत सहायता करेगी। इट्स ओके ये मैम। एक मैम आप पूरा ट्राई कर रहे हैं मैम अभी? ये या आप ये चाहेंगे कि मैं सिर्फ स्लाइड शेयर करके आपको बता दूं? मैंने देखा ये लगभग 55 मिनट का है। नहीं राइट मैम, मैंने ओनली प्रेजेंटेशन एंड ऑडियो चेक करनी थी, वो ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम। पहले से 5 तो बजे इस शुरू करेंगे अभी। तो 5 बजे शुरू करेंगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है मैम तो आप कर नहीं सकते हैं, नहीं, नहीं तो मैं 5। प्रैक्टिस मेरी है, मेरी राइट मैम, प्रैक्टिस है। तो हम 5 बजे स्टार्ट करेंगे मैम आप फिर। सीधे 5 बजे शुरू करेंगे, ठीक यस है? मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम। उनका वो है एक्चुअली ना। मीटिंग क्या है? लीव द कॉल।
check.
ये दो लोग ऑलरेडी इन है। इसका नाम साहिल शर्मा है मतलब। मैं बाकियों को ऐड कर रहा हूँ, पर हम स्टार्ट 5 बजे करेंगे मैम। ओके।
ऑडियो सही है, पूछो। हेलो। यस मैम। हाँ, मैं ले रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जबलपुर से। आज हम सब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके प्रति जो अवेयरनेस है वो प्रेगनेंसी के समय ही शुरू हो जानी चाहिए। एक महिला जब गर्भवती होती है वह अपनी जांच के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। तो जब उसका गायनेकोलॉजिकल चेकअप चल रहा होता है उसी समय गायनेकोलॉजिस्ट उसके ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन करती हैं, ये देखने के लिए कि उसे जब वह डिलीवर होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग में उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिसमें ब्रेस्ट में मेनली निपल को देखा जाता है कि क्या उसके जो निपल फॉर्मेशन है वो सही है, जिसे हम बाहर की ओर निकला हुआ या फ्लैट निपल कहते हैं। ये जो सामान्य होता है, लेकिन यदि वह अंदर की ओर धसे हुए हैं तो जांच के समय गायनेकोलॉजिस्ट उसको ये बताती हैं कि आपका जो निपल है वो अंदर की ओर धसा हुआ है, यानी कि इन्वर्टेड निपल है, जिसकी जानकारी तो अभी हो जाती है लेकिन जिसका इलाज जो है वह डिलीवरी के बाद ही होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है ताकि उस महिला को ये मालूम हो कि जैसे वह डिलीवर होगी तो वह डॉक्टर को बता सके कि मुझे ये दिक्कत है, और फिर उसे इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी मृत्यु दर को कम करने के लिए हमारा एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जितनी जैसे ही डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर उसे डिलीवर कराते हैं। उसके बाद माँ के चेस्ट से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में उसको रख दिया जाता है, चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो, असिस्टेड डिलीवरी हो, यहाँ तक कि ऑपरेशन द्वारा जिसे LSCS कहते हैं, सीजेरियन डिलीवरी। उसके बाद भी जब बच्चा होता है तो उसे नाल काटने के बाद माँ के चेस्ट से स्किन टू स्किन संपर्क में रखा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के समय उसके नीचे का हिस्सा जो है वो बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, मगर ऊपर का हिस्सा उसका सामान्य रहता है। तो जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं वो बच्चे को माँ के चेस्ट के ऊपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं। इससे ये फायदा होता है कि बच्चा जो है वो सीधे माँ के संपर्क में जब आता है तो उसकी स्किन के में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उसकी कोटिंग बच्चे के स्किन के ऊपर हो जाती है, जिससे कि पैथोलॉजिकल यानी बीमारी देने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनसे बचाव हो सके। और जब बच्चा माँ के पास स्किन टू स्किन संपर्क में रहता है तो इससे उसकी गर्माहट भी सुनिश्चित होती है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी तो गर्मी के दिन है, लेकिन यदि गर्मी के दिन नहीं है, जैसे बारिश है या ठंडी का समय है, तो ये बच्चा जब माँ के संपर्क में रहेगा तो इस बच्चे के लिए उसका टेम्परेचर मेंटेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चा माँ के एकदम पास में है। तो माँ को इस समय मिल्क सिक्रीशन होने में मदद मिलती है। ऐसे बच्चे जो 1 घंटे तक माँ के संपर्क में रहते हैं उनको इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने में आसानी होती है। अब एक बच्चा जब डिलीवर होता है तो डिलीवरी के बाद बच्चा भी थोड़ा बहुत थका हुआ रहता है, माँ तो थकती ही है। तो इसमें हमें उस चीज का इंतजार करना है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कब तैयार है। वह कुछ क्लूज देता है, यानी वो हिंट देता है, जैसे कि उसके मुंह से सलाइवा यानी लार का निकलना शुरू हो जाता है, टपकना शुरू हो जाता है। बच्चा इधर उधर करके अपनी गर्दन ऐसे करके देखता है, फिर वो स्वयं का अपना अंगूठा चूसता है। कई बार खाली लेबर रूम में यदि आप देखेंगे बच्चे के अंगूठा चूसने की आवाज आ रही होती है, इसका मतलब ये है कि नाउ द चाइल्ड इज रेडी टू टेक ब्रेस्ट फीड। उस समय माँ यदि बच्चे को अपने आंचल से लगाती है तो बच्चा आसानी से दूध पी सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। जब भी मैं यहाँ पे दूध पीने के बारे में बात करूँ तो मैं डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही बात कर रही हूँ। यदि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है
ये पूरी तरीके से टेलर मेड मिल्क कह सकते हैं। जैसे कि हम में से जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनमें से कोई बहुत दुबली पतली लीन एंड थिन होंगी, हो सकता है जिनका वेट 40-45 किलो हो। कुछ महिलाएं होंगी जिनका अपना खुद का वेट जो है वो 70 प्लस हो, तो उनका टेलर उनके लिए जिस प्रकार के कपड़े सिलता है, इसका मतलब ये है कि वो टेलर जानता है कि उनके शरीर के ऊपर कैसा कपड़ा फिट होगा। ऐसे ही प्रकृति जानती है कि ये जो बच्चा बाहर निकला है उसके लिए किस प्रकार के दूध की आवश्यकता होगी। माँ के ब्रेस्ट में वैसा ही मिल्क बनता है, इसलिए हम उसे टेलर मेड मिल्क कहते हैं। और ये जो है, ये शुरू में जो गाढ़ा पीला दूध आता है इसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और ये मात्रा में कम होता है लेकिन बहुत अधिक गाढ़ा होता है। उसके बाद जो शुरू में जो 2-3 दिन होते हैं उसमें कोलोस्ट्रम आता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो शुरू होता है वह ट्रांजिशन मिल्क कहलाता है, और ट्रांजिशन मिल्क यूजुअली 1 हफ्ते से 10 दिन तक रहता है। उसके बाद जो मिल्क बनता है वह मैच्योर मिल्क होता है। उसका जो कंपोनेंट्स है मोर और लेस लगभग एक से रहते हैं। अब इस प्रकार एक आंचल में जो बना हुआ दूध है उसमें आगे का हिस्सा जो है वो फोर मिल्क कहलाता है, पीछे का जो हिस्सा है वह हाइंड मिल्क यानी पीछे का दूध। तो जो आगे का दूध होता है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम कोलोस्ट्रम के बारे में, उसके महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। ये जो दूध होता है यह गाढ़ा होता है, पीले कलर का होता है, मात्रा में बहुत कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति ने उसे इस ढंग से डिजाइन किया है कि बच्चे के पेट का जो वॉल्यूम है वो भी 1 चम्मच के बराबर यानी 5 ml करीब होता है। तो जो कोलोस्ट्रम होता है उसकी मात्रा भी लगभग उतनी ही होती है, वह 2-3 घंटे में सिर्फ उतना ही ले पाता है। और जब बच्चे के पेट के अंदर जब ये गाढ़ा पीला दूध जाता है तो उसके शरीर में इतना पानी की वजह से डाइल्यूट करके अपने ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे कर पाता है। कहने का मतलब ये कि यह उस बच्चे को सुपाच्य होता है। और ये इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम WBC कहते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये माँ अपने जीवन काल में जिन भी बीमारियों से ग्रसित रही है उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो कोलोस्ट्रम में उपलब्ध जो एंटीबॉडीज हैं उनमें ये क्षमता होती है कि वह बच्चे की उन बीमारियों से बचाव कर सके। तो इसे देना क्यों जरूरी है, ये हमें इम्पोर्टेंस उसकी बताता है कि यह बच्चे को उन बीमारियों से बचाव करेगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब बच्चा कोलोस्ट्रम को अपने पेट में लेता है तो बच्चे का पहला स्टूल, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, गाढ़ा हरे रंग का एक मल होता है, वह आसानी से पास हो जाता है। यानी बच्चे को फर्स्ट इवैक्यूएशन करने में, पहला स्टूल पास करने में आसानी से वह पास हो जाता है। बच्चा यदि माँ के दूध में जो कोलोस्ट्रम ले रहा होता है उससे जॉन्डिस उसको कम होता है, और ये इतना फायदेमंद है और ये इतना रिच होता है कि इसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो मिल्क सिक्रीशन होता है यूजुअली 1 से 2 दिन के बाद या 2 से 3 दिन के बाद, उसे हम ट्रांजिशन मिल्क कहते हैं। ट्रांजिशन मिल्क जो है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो ताकत होती है वो ट्रांजिशन मिल्क में होती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम होती है, शुगर ज्यादा होता है और फैट ज्यादा होता है। कुल मिला के ये कहा जाए कि बच्चे को उस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है यह उस तरीके से ही सिक्रीट होता है। इसके बाद जो है सेकेंड वीक ऑनवर्ड ये मैच्योर मिल्क सिक्रीट होता है। इसमें ये थोड़ा पतला होता है लेकिन इसमें बच्चे के विकास के लिए सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो सारे इसमें उपलब्ध होते हैं। यदि एक माँ समय से पहले बच्चे को जन्म देती है, समय से पहले जन्म देने का अर्थ है ऐसा बच्चा जो 37 सप्ताह पूरा होने से पहले जिसका जन्म हो गया है। उसके अपने कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या वो स्वयं हो गई या उसे निकालना पड़ा। परंतु यदि एक
प्री मैच्योर बच्चे का जन्म हुआ है तो माँ के ब्रेस्ट में जो मिल्क सिक्रीशन होता है वह उस बच्चे के लिए ही ऑप्टिमम होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, और ये ऐसा होता है कि बच्चे की किडनी उसको आसानी से पार कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि प्री मैच्योर मिल्क की संरचना मैच्योर मिल्क से अलग होती है और ये वैसी होती है कि बच्चा उसे आसानी से पचा सकता है। अब जो मिल्क डेली बन रहा होता है उसमें पहला सामने का 10-15 ml मिलीलीटर यदि हम बात करें तो जो मिल्क होता है वह थोड़ा पतला होता है। आप भी देखते होंगे यदि जो इसमें से धात्री महिलाएं बैठी हुई हैं, लैक्टेटिंग मदर्स बैठी हुई हैं, वो देखते होंगे कि शुरू का जो मिल्क है वो थोड़ा पतला होता है। कभी कभी तो यूं होता है कि घर के लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारा दूध पतला है, परंतु इसकी संरचना ही इस ढंग से होती है कि शुरू का जो मिल्क है उसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होते हैं और विटामिन होते हैं। इसमें इतना पानी होता है 80 से 88% पानी कि ये बच्चे की प्यास को बुझा सकता है। और यहाँ तक कि जैसे अभी भारतवर्ष में 25 मई से 2 जून तक हीट वेव्स चलती हैं जिसको हम नौतपा कहते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कहीं कहीं तो 45 और 46-47 डिग्री भी होता है। इन दिनों भी माँ के दूध में पानी की मात्रा इतनी पर्याप्त होती है कि उसे ऊपर का दूध देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेचर ने उसे बनाया ही इस ढंग से है कि 6 महीने तक ये बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाए तो बच्चे की ग्रोथ जो है वह सही हो रही होती है, उसे कुछ और देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जब 4 मिल्क जो 10 से 15 ml होता है, इसके पीछे जो दूध होता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है। उसमें फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा ज्यादा होती है। ये क्योंकि फैट ज्यादा है तो नेचुरली ये बच्चे को ऊर्जा या ताकत भी ज्यादा देगा और बच्चे की उससे भूख जो है वो सेटिस्फाइड होती है, यानी भूख अच्छे से तृप्त होती है। और ये बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आगे का दूध और पीछे का दूध दोनों ही बहुत जरूरी है। माँ के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि जब वह एक आंचल से बच्चे को दूध पिला रही है तो पहले का 4 मिल्क जो थोड़ा पतला है, उसके पीछे का गाढ़ा दूध दोनों ही पिलाए, जिससे कि बच्चे को संपूर्ण आहार मिल सके। यदि एक माँ अपने बच्चे को एक बार राइट ब्रेस्ट से फिर दूध उसके तुरंत बाद लेफ्ट ब्रेस्ट से पिलाएगी तो उसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा जाएगी, तो बच्चा पेशाब तो बराबर करेगा लेकिन बच्चे का वेट गेन नहीं होगा क्योंकि उसमें फैट की मात्रा जो है वो नहीं जा रही है। इसलिए आप में से जो भी यहाँ पर धात्री माताएं या लैक्टेटिंग मदर्स बैठी हैं उनके लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि एक बार एक आंचल से पिलाएं, जब उसे यह महसूस हो कि ये आंचल का दूध खत्म हो गया है तभी वह उसे दूसरे आंचल से दूध पिलाए। कुछ हम में से ऐसी महिलाएं भी बैठी होंगी जो काम के सिलसिले में घर से थोड़े समय के लिए बाहर जाती हैं, तो वो अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर एक चौड़े मुंह की जो कटोरी होती है स्टील की, जिसे बहुत अच्छे से साफ किया हुआ है, उसमें उसे निकालें। निकालने के बाद उसे ढककर 6 से 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। ये ना तो फटता है ना ही इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, पर 8 घंटे के बाद इसमें थोड़ा खराबी आने लगती है। और कोई भी माँ जो है वो 6 से 8 घंटे तक के बाद बच्चे को थोड़ा कम छोड़ पाती है। सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं उनमें 8 आवर्स का ही प्रावधान है। और अभी तो लगभग भारतवर्ष की सभी प्रांतों में ऐसा मेरी जानकारी में है कि जो मातृत्व अवकाश होता है यानी मैटरनिटी लीव, ये लगभग 6 महीने के लिए मिलती है और 6 महीने तक के लिए हम उसे सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करने की जो सलाह देते हैं वो माँ घर में रहने से थोड़ा आसान होता है। परंतु ये तो जीवन है, कभी ना कभी तो माँ को अपने किन्हीं कामों से यदि बाहर जाना रहा तो 6 से 8 घंटे तक यदि अपना मिल्क निकाल के रखती है तो वह उसे उपयोग लाया जा सकता है। यदि उसे लगता है कि थोड़ा और अधिक समय लगेगा तो उसे रेफ्रिजरेटर की शेल्फ में रखें। शेल्फ में रखने पर उसकी जो
वो है 24 घंटे तक रखा जा सकता है, और जब उसे बच्चे को देना हो तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दे, उसे गर्म नहीं किया जाता है। गर्म करने से उसकी जो विशेषता है, उसके अंदर लिविंग सेल्स हैं और उसके जो फायदे हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये है कि माँ का जो दूध है वह सामान्य तापमान पर या रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर किया जा सकता है। वैसे तो कुछ और भी चीजें होती हैं जो रिसर्च पर्पज से देखें तो हम -20 डिग्री पे उसको 3 महीने तक भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उसके लिए उचित नहीं है। अब एक माँ अपने बच्चे को कितनी बार दूध पिलाए? वैसे तो 24 घंटे में 8 से 10 बार उसे दूध पिलाना चाहिए, लेकिन यदि बच्चा स्वस्थ है तो वो ऑन डिमांड उसको, यानी जब बच्चा चाहे तब उसे दूध पिलाया जा सकता है। कभी कभी क्योंकि ये जो बच्चे रहते हैं नवजात शिशु, इनका सोने का जो पीरियड रहता है वह कई बार 14 से 16 घंटे सोते हैं। दिन भर में 24 घंटे में इतने घंटे सोते हैं, तो उसे बीच में नींद में से उठा के दूध देने का तो कोई औचित्य नहीं है। परंतु यदि बच्चा प्रीटर्म है या नर्सरी में भर्ती था या उसका वजन कम है या बच्चा सिक है, तो उसे हर 2 या 3 घंटे में माँ अपना दूध पिला सकती है। बहुत बार ये माएँ कंप्लेंट लेकर आती हैं कि मुझे दूध पर्याप्त नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूध कम हो रहा है। ये 4-6 महीने के बच्चों की बात करें तब तो ठीक है, लेकिन यूजुअली वो फर्स्ट वीक में ही कहने लग जाती हैं कि दूध पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो हम इसका निर्धारण कैसे करें कि ये जो माँ कह रही है वो सही है या नहीं? तो उसमें हमें एक ही चीज पूछनी है कि बच्चा कितनी बार पेशाब करता है। सामान्य तौर पर यदि बच्चा 24 घंटे में 6 या उससे अधिक बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब है कि माँ को जो ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है वह मात्रा में पर्याप्त है और उसे इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसका दूध कम हो रहा है। और बच्चे का जो वेट गेन है, अब क्योंकि आप घरों में हैं तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्रतिदिन 10 ग्राम या 15 ग्राम कितना हो रहा है, परंतु जब आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसका जो प्रीवियस वेट था उससे यदि 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन बच्चे का वेट बढ़ता है तो ये दूध की पर्याप्तता का निर्धारण करता है, यानी उस माँ को जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट हो रहा है वह इनफ है, उसे परेशान होने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा माँ का दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए यदि सो जाता है और बीच में होता नहीं है, यह भी बताता है कि माँ को जो दूध आ रहा है वह मात्रा में पर्याप्त है। फिर कुछ माँओं को ये कंप्लेंट रहती है कि दिन में तो आता है लेकिन रात को नहीं आता। तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दूध के निर्माण के लिए 2 प्रकार के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। एक हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन यानी लैक्टेशन यानी दूध बनाने की प्रक्रिया, प्रो यानी उसको आगे बढ़ाने वाला। यदि माँ दिन और रात से यदि बच्चे को अपना दूध देती है तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यह शाम को लगभग 7-8 बजे के बाद अधिक मात्रा में नेचुरली बनता है, मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, से लेके अर्ली मॉर्निंग तक इसकी मात्रा बहुत अधिक रहती है। यह इसलिए कि बच्चा रात भर फीड करता रहे और दूध आता रहे। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये ब्रेस्ट जैसे ही खाली होता है तो ब्रेन में संदेश जाता है कि बच्चे ने दूध पिया, आंचल खाली हो गया है, तो अगले बार के लिए जो दूध बनाने का काम है वह प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। इसी प्रकार एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो बने हुए दूध को बाहर की ओर धकेलना इजेक्शन कहते हैं जिसे, उसके लिए हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो शुरू में यूजुअली 1-2 महीने तक ऐसा होता है कि माँ जब एक आंचल से दूध पिलाती है तो दूसरी तरफ से वो धार लग के उसका ब्रेस्ट मिल्क बाहर की ओर आ रहा होता है। इसे सिर्फ थोड़ा रीअश्योरेंस की जरूरत होती है, परंतु यदि माँ को साथ वाले, खासकर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये बताएं कि नहीं दूध पर्याप्त है, डरने की बात नहीं है, उसका सपोर्ट सिस्टम सही रहे तो उसे ऊपर का दूध देने की जरूरत नहीं होती और उसे इस बात का एप्रीहेंशन भी नहीं होगा कि मुझे दूध कम हो रहा है। अब
जो ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ चीजें बहुत ध्यान देने योग्य हैं कि बच्चे को जब माँ लेती है तो बच्चे की पोजीशन क्या रहती है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया हुआ है, जैसे लिखा है इसमें कि सीधा, सामना, सटा, संभालना। इसका अर्थ ये है कि बच्चे का जो सिर है, बच्चे का बैक है यानी पीठ, और उसके बटक्स एक ही सीध में रहे। बच्चे का जो फेस है वो आंचल की तरफ यानी ब्रेस्ट की तरफ सामना रहे, तिरछा ना रहे। बच्चे का पेट माँ के पेट से, बच्चे का चेस्ट माँ के चेस्ट से सटा हुआ रहे, और बच्चा संभली हुई पोजीशन में रहे। ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं लुढ़क रहा है। यदि ऐसी पोजीशन रहती है तो इसे हम गुड पोजीशन कहते हैं। यदि पोजीशन सही रहती है तो बच्चे को दूध पिलाने में आसानी रहती है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है कि बच्चे का माँ से जुड़ाव कैसा है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएंगे जहां पर डिलीवरी होती है, वहां पे आपको ये डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो पहला चित्र है वह बता रहा है कि बच्चा अपनी माँ के आंचल से वेल अटैच्ड है। दूसरा चित्र बता रहा है कि नहीं, ये बात नहीं है। तो इसमें क्या चीजें हैं जो बताती हैं कि जुड़ाव यानी अटैचमेंट सही है, कि जो बच्चे का यदि आप मुंह देखें तो उसका मुंह पूरा खुला है, वाइड ओपन है। ये जो मुंह है ये पूरा वाइड ओपन है। फिर उसके बाद उसका जो ओंठ है नीचे वाला वो ऐसा बाहर की ओर है। तीसरा यदि आप देखेंगे कि जो निप्पल के पीछे का काला हिस्सा जिसे हम एरियोला कहते हैं, सारा मिल्क उसी में होता है। बच्चा उसको दबाता है तब बच्चे के मुंह में दूध जाता है। तो एरियोला ऊपर थोड़ा बहुत दिख जाए लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं दिखना चाहिए। और बच्चे की ये जो ठुड्डी है माँ के ब्रेस्ट को छूती हुई रहे। इसका मतलब ये है कि बच्चा इतना पास है कि माँ से वो वेल अटैच्ड है, तो उसे माँ का दूध पीने में आसानी रहेगी। दूसरे चित्र में आप देखेंगे ये सारी चीजें नहीं है। जैसे बच्चे का ओंठ देखेंगे आप, चोंच जैसा बना हुआ है। फिर उसका जो नीचे का ओंठ है वो बाहर की ओर लटका नहीं है, वह अंदर की ओर है। फिर उसकी जो ठुड्डी है वो आंचल को नहीं छू रही है। और जो निप्पल के पीछे का काला भाग है जिसे एरियोला कहते हैं वो बच्चे के मुंह में ही नहीं है। ऐसा बच्चा जब चूसेगा तो उसे मिल्क नहीं आएगा। ये बच्चा जब लगातार चूसता रहता है तो एक तो निप्पल फट जाता है, सोर निप्पल हो जाते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है, और बच्चे का पेट नहीं भरता है तो बच्चा चिड़चिड़ाता है। और उसका क्योंकि मिल्क नहीं जा रहा है तो उसका वेट गेन भी नहीं होता है, और ये बच्चा धीरे धीरे करके सूखने लग जाता है। इस बात की जानकारी हमें होना इसलिए जरूरी है कि यदि आंचल में दूध है तो उसे पिलाएं सही तरीके से। बन तो रहा है, यदि आप उसे लगातार गलत पोजीशन में रखेंगे तो उससे होने वाली जो ब्रेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी। और ये जो इसकी तैयारी तो एंटीनेटल पीरियड में ही शुरू हो गई थी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो वह अपने अंगूठा चूस के इस बात की तैयारी करता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तो दूध पी लूंगा। लेकिन बस इतनी सी बात है कि उसको थोड़ा सा और पास चाहिए, जो हम नहीं कर पाए। और उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि फिर कहते हैं कि दूध कम आने लगा है, फिर बच्चे को ऊपर के दूध पे डाल दिया जाता है, और फिर जो एक दुष्चक्र शुरू होता है कि उसे ऊपर का, गाय का, फिर डब्बे का, फिर बॉटल का, और बच्चा बीमार होना शुरू हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पोजीशन कैसी हो और जुड़ाव यानी अटैचमेंट कैसा हो। प्रकृति हमारी इस बात के लिए इतनी फाइन ट्यून है कि यदि आप एनिमल्स में देखेंगे कि जैसे सुअर में है, उस कुत्तों में होता है कि उसमें निप्पल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये होता है कि वह एक समय में सामान्य तौर पर उतने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो जो ह्यूमन में यदि महिला को हम देखें तो वह सामान्य तौर पर, हम असिस्टेड या आईवीएफ की बात नहीं करते हैं, उसमें तो बहुत अधिक बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर एक महिला एक समय में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म दे पाती थी। तो जब 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो ये जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं कि इस महिला ने दोनों बच्चों को एक साथ पकड़ा हुआ है। जब वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिला सकती है। उसमें बच्चों के सिर को पकड़ने की जो पोजीशन होती है उसे फुटबॉल होल्डिंग पोजीशन कहते हैं।
ये जानना क्यों जरूरी है कि आप में से वो महिलाएं जो बैठी हुई ये सोच रही होंगी मेरे तो 2-2 हैं, तो उसको पकड़ना ऐसे। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक चीज बहुत अच्छी है कि जब किसी भी महिला का प्रसव होता है तो घर की कोई ना कोई महिला उसके हेल्प के लिए जरूर आती है। तो एक को यदि महिला पकड़ ले, दूसरा कोई उसका जो महिला का सपोर्ट सिस्टम है, वो बच्चे को एक साथ यदि दूध पिलाए तो एक बार दूध पिलाने में माँ का ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगता है, क्योंकि माँ ने 9 महीने जुड़वा बच्चों को पेट में रखा, अब इसके बाद उसको अगले 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है, तो वो तो बहुत थक जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी, तो उसे रेस्ट की भी जरूरत है। तो एक साथ यदि वो 2 बच्चों को जन्म देती है तो दोनों बच्चों को भी सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करा सकती है, सिर्फ ये कि उसे एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अब यदि माँ कहती है कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है या बच्चे का वेट गेन, जैसा हमने देखा कि 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन नहीं बढ़ रहा है, और यह मान लीजिए ये बात सही हो गई कि थोड़ा कम है और वह बढ़ाना चाहती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि माँ के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अपना मिल्क बच्चे को देना है एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय ब्रेस्ट मिल्क। यह तभी संभव है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ना ब्रेस्ट अकेले में नहीं बनता, वो थॉट प्रोसेस में भी बनता है, क्योंकि ब्रेन में जो सोच है वो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो माँ यदि आपके पास आई और पूछती है तो हमें उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें जब कोई माँ गर्भवती थी तो उस समय हम देखते हैं कि कोई कितनी भी गरीब महिला क्यों ना हो, उसका वेट गेन जरूर होता है। सामान्य तौर पर 10-12 किलो होना चाहिए 9 महीने में, पर कम से कम 6-8 किलो वजन तो जरूर बढ़ता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में एनाबॉलिक हार्मोन जो जोड़ने वाली प्रक्रिया रहती है वह काम कर रहे होते हैं, जिससे कि माँ के पीछे तरफ एब्डोमेन में, ब्रेस्ट में जो फैट डिपोजिशन होता है, ताकि जब यह बच्चे को जन्म दे तो यह सब जल के आगे बच्चे के मिल्क फॉर्मेशन में सहायता करें। तो इसका मतलब है कि अब जलने की प्रक्रिया, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, वह शुरू होती है। उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो यदि हम सिंपली माँ को हर बार दूध पिलाने से पहले 1 गिलास पानी ऑफर करें, कि यदि माँ ने कहा कि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तो 1 गिलास यदि वह पानी पी लेती है तो हम देखते हैं कि माँ के जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन है वह बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि यदि माँ बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराती है तो उसका मिल्क सिक्रीशन जो है वह बराबर बना रहता है। यदि उसे उसके बच्चे कोई ऊपर की चीज जैसे कि डिब्बा बंद दूध या एनिमल मिल्क या यहाँ तक कि पानी, या कहीं आप सभी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, कुछ जगह घुट्टी देते हैं, कहीं बॉटल फीडिंग देते हैं, इनमें से यदि आपने उसे कुछ दिया, जैसे मान लीजिए एक बच्चे की भूख लगी और उसने आपने उसको 50 ml ऊपर का दूध दे दिया, तो ये पूरा मिल्क प्रोडक्शन जो है मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चे को 50 ml दूध मिल गया है, अब बच्चा आंचल नहीं चूसेगा, अब नहीं चूसेगा तो माँ को दूध भी कम हो जाएगा। यदि बच्चे ने इस प्रकार 50-50 ml करके 4 बार दूध ले लिया तो मान के चलिए कि माँ का 200 ml दूध सूख गया। तो इस प्रकार ये दुष्चक्र में फंसने से पहले ही यदि हमें इस बात की जानकारी रहेगी कि मैं अपने बच्चे को ऐसा कुछ नहीं दूंगी, तो माँ के जो दूध है वह पर्याप्त बनता रहेगा। फिर बहुत सारी जगह सिर्फ और सिर्फ कुछ कहीं दलिया दे रहे हैं या कहीं दूध दे रहे हैं, जो हमारा बैलेंस डाइट है वो हम नहीं देते हैं। तो जब से NHM आया है तो हम लोगों ने देखा कि उसके लिए मदर की डाइट के लिए अलग एक सिस्टम होता है, जिसमें पूरा डे वाइज कितना खाना माँ को देना है, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन, कितने फ्रूट्स है ना, और कितना मिल्क, ये सब दिया जाता है। तो जब वह डिलीवर होते समय उसे मिलता है तो घरों में जाके उसे संतुलित आहार जो आपके यहाँ अवेलेबल है उतना ही आहार देते रहें। साथ में उसको जो आपके यहाँ एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें साथ में ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं। पंजाब में शायद पंजीरी जो घी में भून के बनाई जाती है, साथ में उसमें ड्राई फ्रूट रहते हैं। तो सब अलग अलग जगह से जुड़े हैं। तो जहाँ आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसे आप जारी रखें, परंतु उसके अलावा आपको संपूर्ण आहार भी लेना है।
ये एक्स्ट्रा, ये सप्लीमेंट हो सकता है, ये रिप्लेसमेंट नहीं होगा। वह यदि माँ संपूर्ण आहार नहीं लेती है तो वो क्वालिटी बदल जाती है और बच्चे का वेट गेन उतना अच्छा नहीं होता है। अब मैं बात करूंगी कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, सिंस डे ऑफ डिलीवरी, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटे के अंदर से शुरू होता है, ये टोटल 180 डेज लगातार, यानी 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ये उसे देना है। अभी वर्ल्ड में 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। यह ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जरूर माँ के दूध में कोई तो बात है। यदि हम उसे सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराते हैं तो बहुत सारी चीजों से, बीमारियों से हम उसका बचाव कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर का दूध पीने वाले कुछ बच्चे बहुत चबी हो जाते हैं, तो हमें मोटा बच्चा नहीं चाहिए, आगे चल के ये वाले बच्चे जो है ओबेसिटी का शिकार होंगे। तो यदि बच्चे ने 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिया है तो इनके बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। उस बीच में बच्चे का 1.5, 2.5, 3.5 महीने में जो टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है उसके हिसाब से टीकाकरण पूरा हो जाता है और बच्चा थोड़ा बीमार होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। तो 180 डेज कम से कम बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाएं। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, जैसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। सब जगह अलग अलग नामों से होता होगा, कहीं खिचड़ी, कहीं दलिया, कहीं खीर खिलाई जाती है। ये रस्म इस बात के लिए है कि 6 महीने में बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं, अब वह खाना खा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या देना है, आपके यहाँ जो लोकल अवेलेबल है और जो सीजनल है और जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस में है। आजकल इंटरनेट के कारण जहां पर जो अवेलेबल नहीं है लोग उसकी भी बात करते हैं। तो मैं इस बात को सजेस्ट करूंगी कि आपके लेवल पे, आपकी एरिया में जो चीजें आपकी नानी दादी, आपकी माँ आपको देती रही हैं, वही हमको फूड प्रैक्टिसेस में डालना है। ऑफ कोर्स जो आपका सीजनल फ्रूट होता है, पहले जैसे उसे देने में डरते थे, तो अभी नए कॉन्सेप्ट में ये है कि हमें उसे अनाज के साथ साथ एक गाढ़ा मीठा फल, जैसे कि यदि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर इस सीजन में बहुत अच्छे आम आते हैं, केले होते हैं, तो गाढ़े मीठे फल उसे ऊर्जा का स्रोत रहेगा, साथ में विटामिन बी मिलेगा और बच्चे के लिए वो बल्क फॉर्मेशन करता है, जिससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग को कब तक कंटिन्यू किया जाए, तो 6 महीने के बाद तो मैंने आपको बताया कि ऊपरी आहार, क्योंकि 6 महीने के बाद वह बच्चे के लिए जो चीज आवश्यक है, जितनी ऊर्जा या जितना कैलोरी, प्रोटीन की आवश्यकता है, माँ का दूध उसके लिए पूरा नहीं होता, इसीलिए ऊपर का आहार शुरू करना है, लेकिन माँ का दूध बंद नहीं करना है। माँ का दूध कम से कम 2 साल, या माँ और बच्चा जब तक चाहे। कभी कभी ऐसा होता है किन्हीं कारणों से कि बच्चा माँ के पास ही रहना चाहता है, उसके लिए उसमें न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन उसके लिए कंफर्ट जोन है। दोनों के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जैसे मान लो बच्चे को आज अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, आके माँ के आंचल से चिपक गया, है ना, उसमें न्यूट्रिशन थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, 2 साल तक तो बच्चे को मिनिमम माँ का दूध अवश्य देते रहे। अब ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ फायदों के बारे में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए क्या फायदा करती है, या माँ के लिए कैसे फायदेमंद है, या सोसाइटी के लिए कैसे फायदेमंद है। तो बच्चे की बात करें तो ये अपने आप में एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। जिससे कंप्लीट न्यूट्रिशन रहेगा तो इसका मतलब ये है कि बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो ऑलरेडी माँ के दूध से बच्चे में जा रही है। ये बार बार उसको इन्फेक्शन से भी बचाव करेगा। ये बच्चे को जिस टेम्परेचर पे चाहिए, है ना, बॉडी टेम्परेचर पे चाहिए, ये बनता उसी टेम्परेचर पे है, वो सीधे बच्चे के पेट में चला जाता है, तो ये एकदम आइडियल टेम्परेचर पे है। इससे बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। यानी जो बच्चे सही समय पे सही समय तक माँ का दूध पीते हैं वे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, आगे चल के वो बहुत अच्छे सिटीजन भी निकलते हैं। जैसे कि हम बात करें कि
थोड़ा कम क्रिमिनल होंगे, बैकग्राउंड डेफिनेटली मायने रखता है, मगर हाँ, यदि माँ का दूध पीते हैं बच्चे तो उनका बौद्धिक विकास और अच्छा सिटीजन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, ये हर समय अवेलेबल है। जैसे बच्चे को भूख लगी, बच्चे ने माँ का आंचल पकड़ा और बच्चे को वो दूध अवेलेबल हो जाता है। इससे क्योंकि बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा, और जो 1 साल से छोटे बच्चों में मृत्यु की संभावना यानी मृत्यु दर को कमी लाने में भी ये मदद करता है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। और दूसरा, ये माँ के लिए ना, ये बच्चे के लिए छोड़ दिया जाए तो माँ का शरीर ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चे को जितना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पास रहते तो वो वार्मथ मेंटेन रहती है, मतलब वो थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। ऐसा देखा गया है, जो बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं उनको एक कंगारू मदर केयर नाम की एक टर्म है, जिसमें बच्चे और माँ को एक दूसरे के स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं। ऐसे वाले बच्चों में स्ट्रेस कम होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम होने के कारण उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, वह बहुत जल्दी अपना वजन सही वजन भी प्राप्त कर लेता है। अब माँ को क्या फायदे होते हैं, तो हम जैसे बच्चा डिलीवर होता है और यदि बच्चे को माँ के आंचल से लगा दिया गया तो वह बच्चा माँ का निपल चूसता है, उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, तो उसके कारण जो बच्चादानी है, यूट्रस, उसमें जो कनेरी अंदर है जिससे बच्चे को सप्लाई मिल रही थी, वो जल्दी सेपरेट होता है। सामान्य मतलब उसमें अपन देखेंगे कि देरी नहीं होती है। फिर पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसव के बाद होने वाली ब्लीडिंग वह भी कम होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण लगातार यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। अब क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है तो माँ अपने गर्भावस्था से पहले जो उसके बच्चादानी का साइज, यूट्रस नॉर्मल साइज था, वह उसे वापस नॉर्मल साइज लाने में भी मदद करता है। फिर अपने आप में ये एक नेचुरल कंट्रासेप्शन की मेथड भी है। ऐसी माताएं जो प्रसव के तुरंत बाद से लेके दिन और रात सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराती हैं, यहाँ तक कि एक बार भी उन्होंने पानी या कोई और चीज नहीं दी है, तो उसमें जो मैंने आपको बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो हार्मोन जो है लगातार ऊंचे लेवल पर बना रहता है, जिसके कारण जो अंडे की थैली ओवरी अंडा नहीं बनाती है, क्योंकि ओवुलेशन को वो रोक के रखता है। प्रोलैक्टिन का काम है कि वो ओवुलेशन को नहीं होने दे, यानी अंडा को रिलीज नहीं होने दे। तो यदि पति पत्नी संपर्क होता भी है तो वह जो है गर्भधारण उस समय नहीं करेगी। ये जो लैम मेथड है, लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ये 3 से 4 महीने के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसके बाद यदि होता है तो उसके बारे में गारंटी नहीं रहती कि ओवुलेशन होगा कि नहीं, परंतु डेफिनेटली ये 3 से 4 महीने तक नेचुरल कंट्रासेप्शन का काम तो करती है। फिर ये जो माताएं अच्छे समय तक अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं, उनमें कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। वजन अच्छे तरीके से कंट्रोल में आता है। तो ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर रिस्क, यानी कि जिससे हम कहेंगे कि हार्ट अटैक या उससे होने वाली पैरालिसिस जैसी संभावना को भी कम करता है। और माँ के लिए सबसे अच्छी बात कि जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है बच्चे को फीड कराते समय, तो उसके सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। आप सोचिए कि एक माँ जिसने अभी बच्चे को डिलीवर हुई है, नीचे प्राइवेट पार्ट में कुछ तो टूट फूट होती है, कुछ इंजरी होती है, कहीं पे ब्रूजेस होते हैं, कुछ फटता है, परंतु वह जब बच्चे को दूध पिलाती है वो सारे दर्द भूल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने सोचा है, इसके लिए वो हार्मोन भी जिम्मेदार है। तो क्यों ना हम इसे कंटिन्यू करें कि माँ का स्ट्रेस यदि कम करना है तो बच्चे को सही समय पे और अच्छे लंबे समय तक दूध पिलाया जाए, दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, माँ का स्ट्रेस भी कम होगा। फिर सोसाइटी को क्या फायदा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्भधारण नहीं होगा तो जल्दी जल्दी बच्चे नहीं होंगे, ये रेडीमेड है तो हमको मैन पावर की जरूरत नहीं होगी, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि बाहर का कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चे को बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं करना है, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, तो सोसाइटी को एक बर्डन कम हो जाएगी कि बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा, माँ के ही पास रहेगा।
अब हम बात करेंगे कि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। यदि मैं देखूं कि यदि अभी आप 500 लोग सुन रहे होंगे तो 500 तो भ्रांतियां होंगी, हर जगह की अपनी अपनी हो सकती हैं, परंतु उनका मूल यदि हम देखेंगे तो वहीं पर है। पहला तो ये कि पर्याप्त नहीं होता है इसलिए ऊपर का देने लगो। तो पर्याप्त होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि डे एंड नाइट यदि आप उसे बनाएंगे, आपको लग रहा है कि कम हो रहा है तो आप पानी पीना शुरू कर दें और पर्याप्त डाइट लेना शुरू कर दें। नेचर ने उसे इस ढंग से बनाया है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको बहुत भूख लगती है। मतलब सामान्य तौर पर एक महिला यदि 3 बार खाना खा रही थी तो ये जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं वे 5 बार भी खाना खा लेती हैं और वो बहुत जल्दी पच जाता है, उसे कोई इंडाइजेशन भी नहीं होता है। ये सब प्रकृति का खेल है, हमें से इसके साथ चलना होगा। तो यदि आप उसे संपूर्ण आहार देते हैं और पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि नहीं, मिल्क तो पर्याप्त है। और फिर भी यदि कुछ होता है तो आप डॉक्टर से उसके बारे में संपर्क करें, पर किसी दूसरे मिल्क पे शिफ्ट होने से पहले इस बात पे जरूर गौर करें कि यदि नेचर ने इसे बनाया है तो डेफिनेटली हमारे फायदे, बच्चे के फायदे के लिए ही है ना। फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रात को कम बनता है, तो मैं आपको जैसा बता चुकी हूँ कि प्रोलैक्टिन हार्मोन शाम से लेके अर्ली मॉर्निंग तक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कई बार बच्चे सोते सोते दूध पी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्शन होता है तभी तो बस ये कि दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और एक सपोर्ट सिस्टम यदि सही रहेगा तो माँ दूसरे दूध की तरफ स्विच नहीं होगी। और ये जो लो प्रोडक्शन है इसके हम असेस करते हैं कि बच्चा 6 से 8 बार यदि पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सही है। बहुत सारे फूड्स के बारे में बोलते हैं कि ये बच्चे को नुकसान करेगा। ये लगभग हर जगह ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं खाओ नहीं तो बच्चे को नुकसान होगा। जैसे कि भिंडी नहीं खाओ बीज गड़ेगा, रोटी का छिलका खाओ क्योंकि पूरी रोटी। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे आप लोग साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है। माँ की आंतों का अलग सिस्टम है, बच्चे की आंतों का अलग सिस्टम है। माँ ने जो भी खाया है उसके पेट में जाने के बाद उसके सर्कुलेशन में वो चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व हैं, और वे ब्लड वेसल के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से ब्रेस्ट मिल्क में उसका पोषक तत्व जाता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को गड़ेगा। और हाँ, बाहर की कोई चीज जैसे जो अनहाइजीनिक उसे खाने से अवश्य बचना चाहिए। घर में जो चीजें अवेलेबल हैं उसे माँ अच्छे से खा सकती। ऐसे बहुत कम पदार्थ हैं जिनके बाद जिसको लिस्ट भी करना उचित नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे बच्चे को ना दिया जाए। जैसे कि सीजनल यदि हम देखें कि अभी इन दिनों गर्मी के दिनों में भारत के बहुत सारे हिस्सों में आम आता है तो उसे क्यों ना खाया जाए, क्योंकि नेचर ने तो उसको इसी सीजन के लिए बनाया हुआ है। इसी प्रकार यदि इस समय गर्मी के दिनों में दही बहुत जल्दी जमता है, इसका मतलब है कि वो इस सीजन के लिए उसमें बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, माँ का वो डाइजेशन सही रखते हैं, माँ अच्छे से खाना खा सकेगी तो पोषक तत्व तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क में भी आ सकेंगे। तो कहने का उद्देश्य ये है कि ऐसी बहुत ही कम चीजें होंगी जिससे कि बच्चे को माँ को देने से मना कर रहा है कि वो बच्चे को नुकसान करेगा। और माँ का दूध पीने के बाद तुरंत बाद बच्चे को मोशन हो जाता है, इसे हमारी भाषा में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी बच्चे ने माँ का दूध पिया, उसके पेट में जैसे आया, आंतों में गति हुई और नीचे बना हुआ मोशन जो रहता है वो निकल जाता है, क्योंकि बच्चे में गैस को रोकने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुआ, धीरे धीरे विकसित होगी। और बड़े लोग तो 3 से 4 बार खाते हैं खाना, बच्चा तो हर 2 घंटे में ले रहा है। इसका मतलब है कि माँ का दूध सुपाच्य है। यदि माँ का दूध 2 घंटे में पच जाता है और नीचे से निकल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डाइजेशन नहीं हो रहा है, वो उसका नॉर्मल रिफ्लेक्स है और वह समय के हिसाब से धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा। उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी जो है, गैस को भी होल्ड करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। इसी प्रकार लगभग बहुत सारी जगह ये कहा जाता है कि गाय का दूध दे दें, गाय का दूध अच्छा होता है। कुछ कम्युनिटीज हैं जो कहती हैं कि बकरी का दूध दे दें। तो माँ का दूध माँ बच्चे के लिए, जैसे हर प्राणी अपने बच्चे के हिसाब से अपना मिल्क फॉर्मेशन करता है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है। गाय का बछड़ा आपने देखा होगा कि छोटा सा होता है, दूध पीने के बाद वो एकदम से वो बड़ा हो जाता है, उसका वजन अच्छा होता है। लेकिन हमारे बच्चे को वजन थोड़ी ना बढ़ाना है,
हमको तो उसका संपूर्ण विकास करना है, उसका बौद्धिक स्तर भी बढ़ाना है। तो हमको बच्चे को सिर्फ वजन के हिसाब से यदि देखेंगे तो बौद्धिक स्तर का फिर क्या, तो वो तो सिर्फ माँ के दूध से आएगा। जैसे बकरी का बच्चा बकरी का दूध पिएगा, हमारा बच्चा हमारा दूध पिएगा, गाय का बच्चा गाय का दूध पिएगा। तो ये बिल्कुल स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी जिस प्राणी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह उसी के लिए है। ऐसा हो सकता है किन्हीं कारणों से ये माँ बहुत बीमार हो गई और उसे मान लीजिए कि शुरू के डिलीवरी के समय झटके आ रहे हैं और वो अपना दूध नहीं दे पा रही, तो दूसरी कोई धात्री माँ यानी जिसे कि मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, वो उसकी बुआ, मामी, मौसी कोई हो सकती है, तो उसे हम वेट नर्सिंग कहते हैं, वो फिर भी परमिसिबल है। लेकिन ये एनिमल मिल्क तो बच्चे के लिए उचित नहीं है, इससे बच्चे को बहुत नुकसान होता है। कई बार बच्चे जब बीमार पड़ते हैं और फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इतनी देर से जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता रही हूँ, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुने कि ऐसी माताएं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा दूध काफी कम हो गया है, सूख गया है, मैंने उसे ठीक से नहीं पिलाया इस कारण से, या उस कारण कुछ भी हो सकते हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरा दूध वापस फिर से शुरू हो जाए, है ना। मान लीजिए बच्चा अभी 3 महीने 4 महीने का, मैंने तो आपको बताया कि 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध, माँ के अंदर यदि ये इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाऊंगी, तो आप बच्चे के डॉक्टर के पास जाएं, जिसमें लैक्टेशन को दोबारा शुरू करने का एक मेथड होता है जिसे SST कहते हैं, सप्लीमेंट्री सकलिंग टेक्निक। बच्चे के डॉक्टर आपको उसके बारे में बताएंगे। उसमें लगभग 4-5 दिन से 6-7 दिन तक एडमिट रहना पड़ता है। उस मेथड के द्वारा बच्चे को, माँ को दोबारा जो स्तन मिल्क सिक्रीशन है वह दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसी प्रकार एक टर्मिनोलॉजी है नॉन न्यूट्रिटिव सकलिंग। इसका अर्थ होता है कि ऐसे बच्चे जो समय से पहले पैदा हो गए हैं लेकिन अभी उनके अंदर दूध को पी के मुंह में डालना, उसके बाद उसको निगलना, निगलने के बाद सांस लेना, इनके बीच में एक सामंजस्य होता है, कोऑर्डिनेशन, वो विकसित नहीं होता क्योंकि वो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं। तो ऐसी माताओं को हम लोग नर्सरी में जो बच्चे भर्ती रहते हैं उनका पहले ब्रेस्ट खाली करते हैं जिससे कि उसके अंदर मिल्क ना रहे। अब दोबारा उसके बाद बच्चे को माँ का आंचल चूसने की प्रैक्टिस करने देते हैं कि जैसे ही ये बच्चा रिकवर होगा, सही होगा, नर्सरी से इसकी छुट्टी होगी, तो हम इसे डायरेक्टली माँ के आंचल से लगा सके। तो ये इस स्लाइड को बताने का उद्देश्य ये है कि हमें हर संभव प्रयास करना है कि बच्चा क्यों ना माँ का दूध पीता ही रहे, कम जब तक कि बच्चा 6 महीने का नहीं होता है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये उसका बर्थ राइट है कि उसे माँ का दूध मिले, और माँ की ड्यूटी है कि उसका पोषण यदि वह सही तरीके से बना के रखती है और पॉजिटिव एफर्ट के साथ कि मेरा दूध बच्चे के लिए फायदेमंद है तो मैं उसे क्यों ना दूं, तो वो सारी कोशिश करेगी कि मैं अपना न्यूट्रिशन सही रखूं, स्ट्रेस नहीं लूं, क्योंकि स्ट्रेस जब लेते हैं तो मिल्क सिक्रीशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करे, तो ये बच्चे जो है मोर्टेलिटी इनकी कम होगी, इनका विकास सही होगा और हमें एक अच्छे सोसाइटी को आगे जन्म दे सकेंगे। फिर ब्रेस्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला वाला जो है वह नॉर्मल निप्पल है, जिसमें कि जो निप्पल है वह बाहर की ओर निकला हुआ है। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि ये फ्लैट निप्पल है, और तीसरा जो डायग्राम है उसमें अंदर की ओर धंसा हुआ। तो जो पहले 2 डायग्राम्स बने हुए हैं इसमें बच्चे को दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं आती है। माँ जैसे ही बच्चे को आंचल से लेती है, बच्चा मुंह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके आंचल को खींचता है और दूध आना शुरू हो जाता है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे की पोजीशन और अटैचमेंट कैसे होना चाहिए। यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत नहीं होगी। और एक टर्मिनोलॉजी है एंगॉर्जमेंट। यूजुअली 1 से 2 दिन तक तो ऐसा होता है कि जो कोलोस्ट्रम है वो आता है, वह कम मात्रा में है, लेकिन तीसरे दिन ऑनवर्ड ना थोड़ा एंगॉर्जमेंट होता है। और ये एंगॉर्जमेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को सही पोजीशन में नहीं रखा गया और सही तरीके से आंचल को खाली नहीं हुआ है। यदि बच्चे ने माँ का दूध ले लिया होता तो ये एंगॉर्जमेंट नहीं होता।
अब यदि एंगोजमेंट हो गया है तो गर्म पानी में टॉवल भिगो के उससे थोड़ा सिकाई करना है। जब वह थोड़ा नरम पड़ जाता है तो आंचल को जैसे आटा उसनते हैं ऐसे मालिश करनी है और फिर थोड़ा सा दूध बाहर निकालें, फिर बाद में बच्चे को आंचल से लगाते तो वो बचे हुए दूध को वो बच्चा पी जाएगा। ये उसका मैनेजमेंट होता है। इसके लिए डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और यदि फिर भी खाली नहीं हुआ तो उसमें लालामी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि बच्चे को सही पोजीशन में नहीं रखा, ब्रेस्ट खाली नहीं हुआ, तो उसमें फोड़ा हो जाता है, जिसे हम ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। और ऐसा करने पे फिर उसमें ऑपरेट करके इंसिजन लगा के उसकी खाली किया जाता है। ऐसी अवस्था नहीं आने पाए, इसका एकमात्र उपाय है कि बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वह फ्रीक्वेंटली कराई जाए। और ब्रेस्ट फीडिंग सही तरीके से कराने के लिए सही पोजीशन और सही जुड़ाव, जैसा कि हमने आपको पिछले डायग्राम में बताया था, उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 663। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I have a question. पूछिए। जैसे कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग मिथ्स के रिगार्डिंग जो बात की थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जैसे जी, बोला जाता पूछिए। है आफ्टर भी कुछ भी मतलब मिर्ची वाला खाना नहीं खाना चाहिए, जो मिथ है, जो लॉजिकली इसका कोई इफेक्ट होता है? नहीं, देखिए, मिर्ची आप तभी खा रहे होंगे जब आपके खाने का हिस्सा रहा है ये। ओके। आप जैसा अपने घर में खाना खाते रहे हैं वैसा आप उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसा ही आप प्रेगनेंसी में खाते रहे, बच्चे को उसकी आदत रही है। अब इसके बाद जब आप डिलीवर भी होते हैं, डेफिनेटली बहुत स्पाइसी में कि आपके हेल्थ को नुकसान हो वो तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप जैसा खाना खाते रहे हैं, जितनी मिर्च आप खाते रहे हैं, यदि खाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राधे राधे मैम। आप पूछिए। मैम मेरा नाम अंजलि है, मैं जी। प्रेग्नेंट हूँ। तो मैम मेरी रिपोर्ट में बेबी के नेक में डबल लूप लगा हुआ है, तो क्या मैम उसमें क्या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं? हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्स्टेटिक की तरफ से है, पर डेफिनेटली डबल लूप रहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के रिस्क अब डॉक्टर नहीं लेते हैं। ठीक है मैम, क्यों मेरा 9 मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, कल से ही 8 कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो जब डबल लूप आता है ना तो उसके बाद उसमें कुछ और एडवांस टेस्ट होते हैं, जिसमें जो सोनोग्राफी करके वो उसमें डायस्टोलिक नॉच और कुछ चीजें देखते हैं, जिसमें वो आपको बता सकते हैं कि आपका जो प्रसव है नॉर्मल होगा या नहीं। बट डेफिनेटली यदि सोनोग्राफी में 2 लूप आते हैं तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराने से बचते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। आप पूछिए। मैम मेरा बेबी अभी 4 दिन पहले ही मैंने मतलब डिलीवरी हुई है मेरी, जी जी। लेकिन मेरे ब्रेस्ट बिल्कुल हैवी हो गए हैं और टाइट हो गए हैं। यस, इसी को और मैं आपको अभी बता रही थी, इसको एंगॉर्जमेंट कहते हैं। आप टर्किश टॉवल लें और गर्म पानी, ठीक है, तो गर्म पानी से पहले ब्रेस्ट की सिकाई करें 15 मिनट। फिर जैसे आटा जी उसनते हैं ऐसे मुट्ठी बांध के, तो आपको अपने ब्रेस्ट को ऐसे मालिश करनी है। फिर शुरू का थोड़ा सा हिस्सा आपको मिल्क का निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो बचा थोड़ा बहुत, मतलब जैसे 10-15 ml आप दूध बाहर निकाले, उसके बाद आप बच्चे को आंचल से लगा दे, बच्चा नेगेटिव प्रेशर से दूध खींच लेगा और एंगॉर्जमेंट आपका कम हो जाएगा। इसका एक ही कारण है कि आंचल को सही तरीके से सही समय पे खाली नहीं किया गया। तो यदि आप इसको अभी शुरू कर देंगे तो ये एंगॉर्जमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे को सीख जाते हैं कि सही तरीके से। इसमें आपको ये जरूर है कि सही जुड़ाव, जैसा मैंने आपको बताया था, कि बच्चा इतना पास हो कि बच्चे की जो चिन है, ये ठुड्डी, वो आपके आंचल को छूती हुई रहे, है ना। यस मैम। और बच्चा वेल सपोर्टेड हो, तो यदि बच्चा आंचल खाली कर देगा तो एंगॉर्जमेंट कम हो जाएगा।
लेकिन मैम वो जो बेबी है ना मेरा वो मतलब पीऊँ, लेकिन फिर उसके बाद वो तुरंत रोने लगता है, उसको लगता है कि तुरंत जल्दी-जल्दी आना चाहिए। सेम क्वेश्चन। नहीं तो अभी तो दोनों एक दूसरे को सीख रहे हैं ना। फाइनली हेलो, गुड इवनिंग आपको मैम। बाद में यही करना होगा कि उसको बार बार आंचल से जब लगाएंगे, आंचल खाली होगा तभी जाके एंगॉर्जमेंट। अब क्योंकि आपको पेन है तो आपको हॉट फर्मेंटेशन के बाद कुछ आंचल का दूध खाली करने के बाद उसे डायरेक्टली बच्चे को लगा लेना है। बच्चा तो सीख के आया पेट से, वो तो मतलब आंचल चूस के उसको खाली कर लेगा। दोनों को एक दूसरे को यही एडजस्ट करना सीखना है अभी। और यूजुअली 2-3 दिन में बच्चे सीख जाते हैं कि इसको ऐसे पीना। आप थोड़ा उसको वेल सपोर्टेड पोजीशन में रखें ताकि बच्चा लगे कि माँ एकदम मतलब माँ से सटा हुआ है तो वो पी लेगा। गुड इवनिंग मैम वो बहुत रोता है, उसका पेट ही नहीं भरता है। नहीं पेट तो भरेगा। इतनी देर से अपन ये जो बात कर रहे हैं, आपका दूध देखो एंगॉर्जमेंट क्यों हुआ, क्योंकि दूध है ना। जी मैम, जी। एंगॉर्जमेंट क्यों हुआ, क्योंकि दूध है। नहीं दूध है लेकिन थोड़ा ज्यादा भर गया है, थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे तो बच्चे को पीने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैम अभी 2-3 दिन से मैं पूरा निकाल करके उसको पिला रही हूँ, और अभी वो हाँ, इतना पर रो रहा आप था, इसको ना उसका लंबे मुँह बहुत समय तक निकाल के नहीं रखिए, क्योंकि जब फिर उसको स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी। वही हो गया है मैम उसके साथ। फिर भी अभी आप प्रयास करते रहेंगे तो वो वापस हो ही जाता है। ऐसा बहुत कॉमन है कि दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो कम आ रहा है, वो पी नहीं पा रहा है। लेकिन आप थोड़ा कोशिश करते रहेंगे। थोड़ा तकलीफ तो होती है माँ को कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन जब आप देखेंगे उसको सिकाई करने के बाद फिर खाली करते हैं, फिर बच्चा उसको पीना सीख जाता है। बहुत दिन नहीं लगते हैं, यूजुअली 1 से 2 दिन में ये हो ही जाता है। तो मैम जैसे जब वो उसका पेट नहीं भरता हेलो तो मैं बार-बार ब्रेस्ट फीडिंग ही कराऊँ या ब्रेस्ट फीडिंग ये आप जो निकाल रहे हैं उसे कटोरी चम्मच से दें, लेकिन देना ब्रेस्ट मिल्क ही है। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मैम मेरा एक सवाल था, मेरा 9 मंथ हुआ है और मेरे वजाइना में बहुत पेन हो रहा है। फिर से पूछे प्लीज। मैम मेरा ये सवाल था कि मेरा 9 मंथ चल रहा है और मेरे जी ना जी। अभी 9 मंथ में सिर्फ 4 डेज गए हैं, मेरी वजाइना पेन ज्यादा हो रहा है। तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने कहा हेलो यदि आप हाँ बोले। जैसे कि मैम अगर बेबी 6 महीने से ऊपर है तो हमें ऊपर का जैसे मदर का मिल्क भी है, फिर हाँ एक्स्ट्रा ऊपर वाला दूध जो शुरू करना है तो कर सकते हाँ, हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, अभी हमारे नए कॉन्सेप्ट में ये पहले क्या होता था कि दे के दूध दे दिया। अभी हमको जो दूध ना वो रिप्लेसमेंट नहीं है, हमें माँ के दूध के अलावा जो दूध दे रहे हैं उसमें अनाज पका के देना है। अनाज पका के मतलब जैसे आप खीर के लिए चावल पका सकते हैं, सूजी पका सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि दूध पिलाना है कि गिलास से दिया कि बॉटल से दिया किसी भी चीज से, क्योंकि जब बच्चों को ये मिलता है ऊपरी दूध ज्यादा मिलता है तो वो अनाज कम खाते हैं, तो वो उनका खाने के प्रति फिर रिपल्शन होता है। तो अनाज में दूध को अनाज में पकाएं, लेकिन डायरेक्टली जो दूध नाम की चीज होती है उससे थोड़ा बचना है हमें। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मंथ चल रहा है और ब्रेस्ट में ना बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और लाइनिंग आ रही है, पूरा रेड हो जा रहा है। सिक्रीशन आ रहा है जी क्या? मैम, पूरा लाइनिंग आ जा रहा है और बहुत ज्यादा खुजली होती है, पूरा रेड हो जाता है। अच्छा, इसके लिए आपको फिर डॉक्टर को दिखा के कुछ तो मतलब वो करना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि दूर बैठ के इसके विषय में मैं ये नहीं बोल सकती। आपको बच्चा ठीक अंदर से घूम रहा है? और वैसे यस मैम, 6 मंथ चल रहा है अभी, होता है थोड़ा मोमेंट। हाँ, क्या होता है कि एकदम से जब ना वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, जैसे पेट में भी और ब्रेस्ट के साइज में भी, तो वो चमड़ी वहाँ की थोड़ा फटती है। आप उसमें टर्किश टॉवल से थोड़ा धीरे धीरे सहलाएं और बाकी जो है वो नारियल का तेल लगा सकते हैं। पर ये तो स्ट्रेच मार्क तो आते हैं और उसका यही है कि थोड़ा बहुत खुजली तो उसमें होती है, ये सामान्य होता है।
राधे राधे मैम। जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को वॉशरूम हो रहा है, जैसे मोशन कर रहा है वो। 8 बार या उससे हाँ मेरे बेटे को बहुत बार होता था मैम, जैसे अभी तो वो 7 ईयर का हो जाएगा कंप्लीट, अभी नेक्स्ट मंथ। पर मैम अभी उसको जैसे खाना खाएगा तो मतलब जैसे वॉशरूम जाएगा 4-5 बार जाएगा, जैसे अभी भी 7 साल का हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा करता था मैम, मैं बोलूँ दिन में मतलब जैसे फीडिंग करेगा उसके बाद उसको मतलब मोशन हो जाएगा। हाँ तो मैम ये मैं तो पहले बहुत ज्यादा टेंस थी। नहीं, ये नॉर्मल होता है। अभी आप देख रहे हो कि अब बच्चा ठीक है ना? जी जी एक्टिव है मैम बच्चा तो काफी। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। हाँ। बट मेरे को ऐसे टेंशन हो गई थी कि पता नहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया है, मतलब उसकी जो जैसे मोशन होता था वो भी ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे होता है ना छिलके छिलके टाइप, ऐसे अजीब सा होता था मतलब। फिर मेरे को ऐसे डर रहता था कि पता नहीं इसको कुछ। और मेरा जो दूध था ना वो वैसे पतला था तो शायद पच जाता था जल्दी, तो उसकी वजह से शायद उसको वो मोशन हो जाता था मेरे को। नहीं, वो माँ का दूध ना, देखो आप ऐसे कैलकुलेट करें, यदि हम एडल्ट की बात तो हम 3 से 4 बार खाते हैं और हमारा पेट भरा रहता है क्योंकि हम अनाज खाते हैं। बच्चे माँ का जो दूध पीते हैं उसमें 80% करीब पानी है ना? और माँ का दूध इतना सुपाती होता है कि वो 2 घंटे में पच जाता है, तभी तो बच्चा हर 2 से 3 घंटे में फीड डिमांड करता है। इसका मतलब ये है कि वो डाइजेस्ट हो गया, उसमें यूरिन बन के वो निकल गई, वो इंडिकेट करता है कि अब बच्चा भूखा हो गया तो उसको दे। ये नॉर्मल बात होती है। और दूध पी के फिर लैट्रिन होना गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10 बार बच्चे करते हैं। यहाँ तक कि कितनी एज में मतलब ठीक होएगा ये? अभी तो 7 ईयर का हो गया। 7 ईयर? हाँ जी, नहीं, 7 ईयर। नमस्ते मैम। 7 ईयर तक ये नहीं चलता है। 7 ईयर इसके लिए तो अभी आपको मैम जैसे कंसल्ट दिन करना में 5 से 6 बार करेगा, जैसे खाना खाएगा तो मोशन होगा तो उसका नॉर्मल है। उसका वेट ठीक है। आवाज नहीं आ रही है आपके। मैम अभी ना उसका जो प्रेजेंट में आप माइक देखिए, आपका माइक बंद तो नहीं है? मैम ये अपने आप ही हो रहा है, ऑटो ही म्यूट हो जा रहा है अपने आप ही। 20 to 22 है उसका मैम अभी प्रेजेंट में वेट। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। ओके मैम ओके। मगर ये है कि डाइट में आपको ऐसी कुछ चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि दही जैसी चीजों को आप शामिल रखेंगे तो जो मोशन रहता है वह कंट्रोल रहता है। और केले जैसी चीजें भी रखना है जो प्रोबायोटिक का काम करते हैं। पूछें मैम जैसे आपने पहले थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड मेरा इवनिंग। बेटा 4.5 महीने का है मैम, और इसके जी। मसूड़े टाइट होने लगे, ये लूज मोशन भी हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, और स्किन भी छोटे छोटे रैशेस हो रखे हैं, और रोता भी ज्यादा ही है। रैशेस कहाँ पर है? इसके प्राइवेट पार्ट में? नहीं नहीं, इस पूरे फुल स्किन पे ऐसे दाने दाने से छोटे से हो रखे, पता नहीं आपको अभी कैमरे में दिखेंगे नहीं, मे भी हाँ, ऐसे। इसमें तो नहीं दिखेंगे। हाँ, ये यदि 4.5 का ही हुआ है अभी, और इसके मसूड़े हाँ, टाइट होने, दूध भी कम पीता है, पिप्पा करता ही नहीं, रोना शुरू कर देता है। आप इसको विटामिन D3 1 साल की उम्र तक दिया जाता, आप दे रहे हैं? नहीं, वो तो थोड़े दिन तक जो डॉक्टर ने दिया था उसी टाइम पे दिया था। नहीं, डॉक्टर उसको आप जितनी बार विजिट करते हैं डॉक्टर उसको देते हैं, लेकिन ये 400 यूनिट्स जो है, यूजुअली 1 ml में 400 यूनिट होता है, उसे 1 साल की उम्र तक देना है। ये दांत को आसानी में लाने में आसानी करता है, हड्डी मजबूत करता है, बार बार बीमार होने से बचाव करता है। माँ का दूध अकेले जो बच्चे पीते हैं उनमें विटामिन D3 की मात्रा थोड़ा कम होती है, और जो कैल्शियम बच्चा लेता है वह विटामिन D। ब्रेस्ट फीडिंग ही करा रही हूँ वैसे तो। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग ही कराइए, बहुत अच्छा है। और समय समय पे टीकाकरण कराते रहे बच्चे का। टीका हो गया अभी 9 मंथ वाला बाकी, बट अभी 3-4 दिन से बहुत ज्यादा रो रहा है, वोमिटिंग तो नहीं कर रहा, दूध भी गिरा रहा है, लेकिन सुसु पोटी भी ज्यादा ही कर रहा है, लूज मोशन। हाँ, तो यदि बच्चा पेशाब सही कर रहा है तो लूज मोशन कितना भी करे डर की बात नहीं होती है। यदि आप उसे ऊपर का कुछ नहीं दे रहे हैं रहता, लेकिन हेड है ना ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है। तो बच्चों का जो बुद्धि का विकास होता है वो 2.5 साल में 85% हो जाता है। तो मतलब सर्कुलेशन पूरा ना यहाँ ज्यादा रहता है। बच्चों को ठंडी में भी गर्म होते हैं और पसीना आता है, ये नॉर्मल होता है। इसे हम बुखार की श्रेणी में नहीं लेते हैं।
आपको यदि लगता है कि बुखार है तो आप थर्मामीटर ले, डिजिटल थर्मामीटर, उसको यहाँ पर लगा के, हाँ, तो वो यदि नॉर्मल है तो हमको मतलब बच्चों का सिर गर्म रहता है, ये एक नॉर्मल बात होती है। क्या अभी ये बोल रहे क्या इतनी जल्दी दांत नहीं आने चाहिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, अब दांत आप महसूस कर रहे हैं कि मसूड़े ऐसे हो रहे हैं, लेकिन आपको आगे देखना पड़ेगा। दांत आने का सही समय तो 6 महीने ही होता है। वैसे मेरी गुड़िया के भी 5.5 के आ गए थे, इसको और भी जल्दी ये हो रखा है। आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये विकास की एक हिस्सा है ओके ना, उसको अपन रोक नहीं सकते, पर हाँ उसके लिए विटामिन D3 और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वो सभी बच्चों को दिया जाता है। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा बेबी 4 दिन 5 दिन पोटी नहीं करता है। हाँ, तो माँ का दूध पीने वाले बच्चे 8 दिन में 1 बार और 1 दिन में 8 बार तक करते हैं, ये नॉर्मल होता है। बस आपको एक ही बात देखनी है कि क्या बच्चा गैस पास कर रहा है, यानी यदि गैस पास कर रहा है तो 8 दिन तक भी लैट्रिन ना करे तो कुछ करना नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ साबुन की पत्ती डाल दें या कुछ ऐसी चीज डाल दें कि बच्चा मोशन कर ले, क्योंकि आपका पूरा का पूरा दूध जो है वो आंतों से एब्जॉर्ब होके उसके खून में मिल जा रहा है। यदि बच्चे का वजन सही है तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं, क्योंकि 8 दिन तक बच्चे का मोशन पास नहीं करना एकदम नॉर्मल होता है। आप ये देखिए कि ये अपने आप कब करता है, और करता है तो नॉर्मल है क्या, ये कड़ा तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं, कड़ा नहीं करता है मैम। हाँ, तो ये नॉर्मल होता है, ये डर की बात नहीं है। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने क्वेश्चन है, जो हम ऊपर का कैल्शियम दे सकते हैं क्या मैम? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन? कैल्शियम सप्लीमेंट ना हर बच्चे को 1 साल की उम्र तक तो सभी बच्चों को देना है, और D3 भी सभी को देना है। फिर उसके बाद जो है वो साल में कम से कम 3 महीने जरूर दे। जैसे ही ये गर्मी का मौसम खत्म होता है तो कम से कम 20 से 30 मिनट बच्चे को नेकेड यानी सिर्फ नैपी पहना के धूप में रखें, ताकि विटामिन D जो है वो सही मात्रा में उसको मिलता रहे। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा घर के अंदर रहते हैं, इसलिए विटामिन D3 जो है वो हमारे को थोड़ा कम मिल पाता है। तो मे बी पॉसिबल कि कैसे हो जाएगा वो, जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म कम हो जाएगा तो आप उसको धूप में भी रखें। जी मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना था, मेरा बच्चा 18 मंथ का है, तो उसको आप कब तक ब्रेस्ट फीड कराना है, मतलब कि आप उसे छुड़वा सकते हैं? मैंने तो अभी आपको बताया कि 2 साल या जितना बच्चा चाहे, है ना। तो इतनी भी, यदि आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, आपको कोई और मतलब दिक्कत नहीं है, तो रखिए साथ में, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। देखिए आपने कितने लोगों को देखा है कि बच्चे पीते ही रह जाए, वो तो जिस भी दिन करना है वो तो छोड़ ही देंगे, लेकिन ये दोनों के बीच का बहुत ही पर्सनल टाइम होता है, जिसमें आपको भी तो अच्छा लगता होगा। जी मैम, अच्छा तो लगता है, हाँ। लेकिन आप सब बोलते हैं कि अब बड़ा हो गया है तो इसलिए। हाँ, यही मैं आपको बता रही थी, हमारा सोसाइटी का जो प्रेशर है वो इससे, मैंने बताया ना, न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एक आपके दोनों के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, ये वो चीज है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। आपको यदि ऐसा लगता है कि कहीं आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या आपको कहीं बाहर जाना रहता है, वो एक अलग बात है। और यदि आपको छुड़ाना है तो उसका एक बहुत आसान तरीका ये रहता है, आप बच्चे को रात को खाना जरूर दें। जैसे यदि आपके रात, मैम उसे मैं तीनों टाइम खाना खिलाती हूँ। नहीं, रात को आप यदि उसको खाना देंगे ना तो उसका पेट भरा रहेगा, तो वो ब्रेस्ट मिल्क कम मांगेगा, वो सिर्फ साथ के लिए मांगेगा। जी जी। हाँ जी, ठीक है, तो मैम थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, थैंक यू ममता। अच्छा पुष्पा दी है, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन आपने किया, बहुत ही बहुत और क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे और बहुत ही मुझे लगता है बच्चे बहुत सारे मदर्स के, और चलो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत दुआएं सबकी। सभी लोग भाई थैंक्स बोले डॉक्टर ममता को। बहुत सारे लोग निकल गए हैं। हाँ, बहुत सारे तो निकल गए हैं। जी जी, चलिए ऑफ करें दीदी। हाँ यस, बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू मैम। और सब हमारे जो मदर्स हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू मैम। आपके सबका ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में गुड इवनिंग मैम।
बस मेरा प्लीज मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। जी पूछें। मैम प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डॉक्टर पांडे बताएंगी। स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट करने के लिए वो स्ट्रेच नील एक ऑइंटमेंट आता है, वो भी आप लगा सकते हो। और अगर आप वो हाइड्रेशन मेंटेन करते हो तो रहता वो तो थोड़ा बहुत आते ही हैं, और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रेच नील एक ऑइंटमेंट आता है, वो प्रिवेंशन के लिए उसको लगा। चलिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच।